Respected all parents and all my dear students, very good morning all of you. Students, welcome to the SST class. Today we will do the revision of chapter number 4 in civics and the name of the chapter is Understanding Laws. तो बच्चों कानून के बारे में समझेंगे, कानून क्यों जरूरी है, किसी भी देश के लिए क्यों बनाए जाते हैं, उस चीज को डिस्कस करेंगे. चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे. बट बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर फ्रेंड्स, आई जस्ट होप दैट यू ऑल आर डूइंग योर राइटिंग एंड लर्निंग वर्क सिंसियरली. मुझे उम्मीद है आप सभी राइटिंग एंड लर्निंग वर्क कर रहे होंगे. आप सभी को सिलेबस और डेट शीट मिल गया होगा. तो बच्चों जो भी आप काम करते हैं बिल्कुल ऑनेस्टली दीजिए, बिल्कुल ऑनेस्टली उस काम को करिए. एग्जाम की तैयारी के लिए मुझे आशा है कि आप लोगों ने अपनी जो तैयारी है वो अपने बेस्ट लेवल पे स्टार्ट कर दी होगी. तो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग बच्चों पढ़िए, एग्जाम की अच्छे से अच्छी तैयारी करिए एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम. तो बच्चों मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे और बहुत अच्छे मार्क्स लाएंगे. कहीं पर कोई भी दिक्कत होती है तो अपने सब्जेक्ट टीचर से कंसल्ट करिए, अपने जो डाउट्स है वो उनसे पूछिए और उनसे शेयर करिए. सो ऑल दी स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक. देखिए बच्चों, अंडरस्टैंडिंग लॉज. सबसे पहले आइए जानते हैं कि भाई कानून क्या होता है. लॉ यानी कानून होता है, आप लोग को पता होगा. तो कानून को अगर एक डेफिनेशन के रूप में जाना जाए तो भाई कानून क्या है. तो देखिए, द सिस्टम ऑफ रूल्स. कानून क्या है? कानून एक सिस्टम है, रूल्स का सिस्टम है. कानून कोई जीती जागती कोई चीज नहीं है. ये रूल्स का एक सिस्टम होता है जो कि एक मैनेज तरीके से या जो एक प्रॉपर तरीके से जीने का तरीका सिखाती है. तो देखिए, सिस्टम ऑफ रूल्स विच अ पर्टिकुलर कंट्री रिकॉग्नाइज एज रेगुलेटिंग द एक्शंस ऑफ इट्स मेंबर्स. तो देखिए बच्चों, हर एक जो देश होता है, जितने भी देश हैं वहाँ के जो मेंबर्स हैं, तो उन मेंबर्स के एक्शंस को कंट्रोल करने के लिए, उन मेंबर्स के एक्शंस को कंट्रोल करने के लिए रूल्स की जरूरत पड़ती है, रेगुलेशंस की जरूरत पड़ती है, नियमों की जरूरत पड़ती है. और वो जो नियम है वो किसके थ्रू इम्पोज किए जाते हैं? वो इम्पोज किए जाते हैं कानून के थ्रू. तो ये जो कानून है वो किसी भी मेंबर्स, किसी भी जो देश है वहाँ के मेंबर्स के एक्शंस को रेगुलेट करती है, कंट्रोल करती है. एंड विच इट मे इन्फोर्स बाय द इम्पोजिशंस ऑफ पेनल्टी. अब बच्चों देखो, कानून कह तो दिया कि भाई कानून जो है वो सभी मेंबर्स के बिहेवियर को कंट्रोल करेगी, लेकिन क्या सभी जो मेंबर है वो चुपचाप से उस रास्ते पर चलेंगे जो कानून ने बताया है? क्या बिना कुछ किए वो रूल्स को फॉलो करने लगेंगे? तो मोस्टली फॉलो करते हैं, बट कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कानूनों को तोड़ने की कोशिश करते हैं, जो नियम हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उन्हें तोड़ने की कोशिश करते हैं. तो ऐसे लोगों के बिहेवियर पर कंट्रोल करने के लिए पेनल्टीज भी लगाई जाती है कानून के अंतर्गत. पेनल्टीज होगी तभी तो जो लोग हैं वो डर से उनके जो भी कानून की जो भी रूल्स हैं, जो भी नियम हैं, जो भी रेगुलेशंस हैं उन्हें फॉलो करेंगे. तो इसीलिए बच्चों, अगर कानून ही नहीं होगा, एक मिनट रिवीजन करके देखिए, अगर कानून होगा ही नहीं, नियम ही नहीं होंगे तो क्या होगा? क्या ऐसा देश, ऐसा कोई देश जहाँ पर नियम नहीं है, बिल्कुल कोई कानून नहीं है, तो क्या वहाँ पर उस देश में शांतिपूर्ण एटमॉस्फेयर की कल्पना की जा सकती है? क्या हम इमेजिन कर सकते हैं कि वहाँ के जो सभी मेंबर हैं वो प्रॉपर तरीके से बिहेव करेंगे, प्रॉपर तरीके से एक्ट करेंगे? क्या ये पॉसिबल है? तो ये पॉसिबल नहीं है. क्योंकि बच्चों, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, चाहे आप कहीं पर भी देख लीजिए, घर हो या चाहे कोई भी वर्क प्लेस हो, चाहे स्कूल हो, हर जगह कुछ न कुछ नियम होते हैं, कुछ न कुछ रेगुलेशंस होते हैं, ताकि वहाँ पर प्रॉपर अनुशासन बनाया जा सके, ताकि वहाँ के जो लोग हैं उनके बिहेवियर को कंट्रोल किया जा सके. जैसे कि घर का एग्जाम्पल ले लीजिए. घर में जब हम कोई भी गलत काम करते हैं तो हमारे जो भी एल्डर्स हैं वो हमें पनिश करते हैं, हमें डांटते हैं, वो हमें डांटते हैं, वो अपनी डांट के द्वारा हमारे एक्शंस को, हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं. तो उसी तरीके से जो देश की सरकार होती है तो वो अपने जो सदस्य हैं, जो सिटीजन हैं, जो वहाँ के जितने भी मेंबर्स हैं, उनके बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए वो कानून को इम्पोज करती हैं, कानूनों का निर्माण करती हैं. तो जो कानून है वो क्या करते हैं? वो लोगों के जो भी एक्ट है, जो भी बिहेवियर है, उन्हें कंट्रोल करते हैं, उन्हें बताते हैं कि उन्हें एक प्रॉपर लिमिटेशन, उन्हें एक दायरा है, उस दायरे के अंतर्गत ही उन्हें बिहेवियर करना है. ऑल्दो दे हैव गिवन द फ्रीडम, यद्यपि जो भी सिटीजन्स हैं उन्हें सरकार द्वारा, उन्हें संविधान द्वारा पूरी स्वतंत्रता दी गई है, उन्हें फ्रीडम दिए गए हैं, लेकिन उन फ्रीडम का, उन स्वतंत्रताओं का यूज भी वो एक दायरे के अंतर्गत कर सकते हैं. फ्रीडम के नाम पर, धर्म के नाम पर
कोई एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी को हार्म नहीं कर सकती। तो इसी तरह से जो भी मेंबर्स हैं उनके बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए कानून बनाए जाते हैं सरकार द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा, और देखा जाता है कि सभी मेंबर्स इन कानूनों का जो पालन है वो सही ढंग से करें। और अगर कोई भी व्यक्ति चाहे वो पॉलिटिकली या फाइनेंशियली कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, तो कानून का जो पालन है वो सभी को समान रूप से करना पड़ता है। कानून सभी के लिए समान है। ऐसा नहीं है कि जो अमीर है उनके लिए कानून कुछ और है, जो गरीब है उनके लिए कानून कुछ और है। अलग अलग लोगों के लिए कानून अलग अलग नहीं है। चाहे सरकार, जो गवर्नमेंट हो, जो सरकार के अंतर्गत जितने भी मेंबर्स होते हैं उन्हें भी कानून के दायरे के अंतर्गत ही उन्हें काम करना होता है। तो इसी तरह से बच्चों जो कानून है वो सभी लोगों के लिए समान है। अगर किसी भी पर्सन ने कोई सेम क्राइम किया है, जैसे मान लीजिए कोई अमीर है या कोई गरीब है, दोनों ने ही सेम क्राइम किया है, तो दोनों की जो पेनल्टी होगी, जो पनिशमेंट होगा वो सेम होगा। ऐसा नहीं है कि गरीब के लिए अलग कानून है और अमीर के लिए अलग कानून है। तो कानून के अंतर्गत सभी समान हैं, सभी लोग इक्वल हैं। अगर किसी को भी लगता है कि हमारे साथ कुछ गलत हुआ है तो वो कानून की शरण ले सकते हैं, वो कोर्ट में जा सकते हैं। और कोर्ट में जो जज होते हैं, जो एडवोकेट होते हैं, वो क्या करते हैं, वो ये कोशिश करते हैं कि लोगों को न्याय दिला सकें। तो बच्चों इसी तरह से हम क्या समझें कानून से, अंडरस्टैंडिंग लॉज के अंतर्गत यही चीज बताई गई है कि कानून क्यों जरूरी है किसी भी देश में, कि वहाँ के जो मेंबर्स हैं उनके बिहेवियर को, उनके एक्शंस को कंट्रोल किया जा सके, वहाँ पर शांतिपूर्ण जो एटमॉस्फेयर है वो क्रिएट किया जा सके। इसके लिए हर एक देश में कानून की व्यवस्था होना जरूरी है। कानून अगर नहीं होगा तो जो लोग हैं वो जंगली हो जाएंगे, वाइल्ड हो जाएंगे, क्योंकि फिर उन पर कंट्रोल करने वाला कुछ नहीं होगा। उन्हें किसी चीज का डर नहीं होगा, कोई पनिशमेंट का डर नहीं होगा। जैसे मान लीजिए घर में है, अगर घर में कोई डांट नहीं होगी, बिल्कुल कोई भी पनिशमेंट नहीं होगी, कोई डांट नहीं होगी, तो क्या होगा, तो बिहेवियर को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। इसीलिए बड़ों की डांट भी जरूरी होती है, ताकि जो छोटे हैं उनके बिहेवियर को कंट्रोल किया जा सके, उन्हें सही रास्तों पर लाया जा सके। तो उसी तरह से कानून भी जरूरी है, ताकि किसी भी देश के जो मेंबर्स हैं वो सही रास्ते पर चल सके, शांतिपूर्ण व्यवस्था कायम कर सके और गलत तरीकों का, गलत जो भी आचरण है, गलत जो भी बिहेवियर है वो ना करे। तो कानून के अंतर्गत, अंडरस्टैंडिंग लॉज के अंतर्गत यही सब चीजें बताई गई हैं बच्चों। अब हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को भी डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करके हम इस चैप्टर को और भी ज्यादा डीपली जानेंगे। तो बच्चों आप सभी को हर एक आंसर्स को ध्यान से सुनना है, हर एक आंसर को ध्यान से नोटिस करना है, और कहीं पर भी कोई भी डाउट होता है तो इस वीडियो के लास्ट में आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। So all these friends, now we will discuss the question answers of chapter number 4 in civics. Question number first है, write in your own words what you understand by the term the rule of law. तो देखिए आपको अपने शब्दों में बताना है कि आप रूल ऑफ लॉ से क्या समझते हैं। इन योर रिस्पॉन्स इंक्लूड अ फिक्टिशियस और रियल एग्जाम्पल ऑफ वायलेशन ऑफ द रूल ऑफ लॉ। तो आपको बताना है कि अगर रूल कोई भी वायलेट होता है, कोई भी रूल ब्रेक किया जाता है तो क्या होता है उस केस में, ठीक है। तो आपको बताना है, देखिए आंसर है, द रूल ऑफ लॉ इज प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट स्टेट्स दैट ऑल पीपल इन इंडिपेंडेंट इंडिया आर इक्वल बिफोर द लॉ। तो देखिए जो नियम है, जो कानून के जो नियम हैं, वो एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक ऐसा प्रोविज़न है जिसके अंतर्गत ये बताया गया है कि इंडिपेंडेंट इंडिया के जितने भी जो लोग हैं वो सभी कानून के आगे समान हैं, कानून की नज़रों में सब समान हैं। एवरी लॉ इज़ इक्वल फॉर एवरी सिटीजन इन द कंट्री, यानी कानून के सभी कानून जो है सभी लोगों पर समान रूप से अप्लाई होता है, सभी के लिए कानून इक्वल है। नाइदर द प्रेसिडेंट और एनी अदर हाई ऑफिशियल इज अबव द लॉ। तो ना तो कोई प्रेसिडेंट और ना ही कोई भी हाई ऑफिशियल जो है वो कानून से ऊपर है, यहाँ तक कि जो प्रेसिडेंट है वो भी कानून के अंडर ही आते हैं। द पनिशमेंट फॉर एनी क्राइम कमिटेड विल बी द सेम फॉर एवरी पर्सन, यानी अगर कहीं पर भी कोई क्राइम होता है तो पनिशमेंट जो है वो सभी लोगों के लिए सेम है। ऐसा नहीं है कि गरीबों के लिए अलग पनिशमेंट है और अमीरों के लिए अलग पनिशमेंट है, कानून सभी के लिए समान है। कुछ भी क्राइम होता है तो जो पनिशमेंट है वो सभी को सेम दी जाएगी। जिन्होंने भी क्राइम किया है तो वो अमीर हो गरीब हो, अगर क्राइम किया है तो पनिशमेंट उसके लिए दी जाएगी, और वो जो पनिशमेंट होती है वो सेम होती है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, स्टेट 2 रीजंस व्हाई हिस्टोरियंस रिफ्यूट द क्लेम दैट द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द रूल ऑफ लॉ इन इंडिया।
तो हमें दो रीज़न बताने हैं कि क्यों हिस्टोरियंस इस बात को रिफ्यूट करते हैं, इस क्लेम को, कि जो ब्रिटिश है उन्होंने ही रूल ऑफ लॉ को भारत में इंट्रोड्यूस किया। तो देखिए, 2 रीजंस वाई हिस्टोरियंस रिफ्यूट टू क्लेम दैट द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द रूल ऑफ लॉ इन इंडिया आर। तो देखिए, जो हिस्टोरियंस हैं वो इस क्लेम को रिफ्यूट करते हैं कि जो ब्रिटिश है उन्होंने ही भारत में रूल ऑफ लॉ को इंट्रोड्यूस किया। तो वो रीज़न कौन कौन से हैं? द कॉलोनियल लॉ वाज अनफेयर। तो जो ब्रिटिश लोगों ने जो भी कानून बनाए थे वो अनफेयर थे। कॉलोनियल जो लॉ है, जो कानून है, वो अनफेयर थे। द इंडियन नेशनलिस्ट प्लेड अ प्रोमिनेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द लीगल स्फीयर इन ब्रिटिश इंडिया। तो देखिए, ब्रिटिश इंडिया के लीगल स्फीयर में जो इंडियन नेशनलिस्ट हैं उन्होंने प्रोमिनेंट रोल प्ले किया था, उन्होंने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। इसीलिए ब्रिटिश ने कानून को इंट्रोड्यूस किया। इस चीज़ को जो हिस्टोरियंस है वो रिफ्यूट करते हैं इस क्लेम को। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हेन वाज द हिंदू सक्सेशन एक्ट रिवाइज। तो देखिए, हिंदू सक्सेशन जो एक्ट है वो कब रिवाइज हुआ था? तो हिंदू सक्सेशन एक्ट वॉज रिवाइज इन 2005। तो ये एक्ट रिवाइज हुआ था 2005 में। वॉट वॉज सेडिशन एक्ट ऑफ 1870। सेडिशन एक्ट था बच्चों 1870 में एक एक्ट पास हुआ था जिसे कहा जाता था सेडिशन एक्ट। तो क्या था इस एक्ट में? तो देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट एनी पर्सन प्रोटेस्टिंग और क्रिटिसाइजिंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट कुड बी अरेस्टेड विदाउट ड्यू ट्रायल। कोई इस एक्ट के अकॉर्डिंग कोई भी पर्सन अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहा है या उनका विरोध कर रहा है तो उसे बिना किसी ट्रायल के अरेस्ट कर लिया जाएगा, बिना किसी सबूत के, बिना किसी ट्रायल के उसे अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो सेडिशन एक्ट जो था 1870 का वो ये बताता है कि कोई भी पर्सन अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट को प्रोटेस्ट कर रहा है या क्रिटिसाइज कर रहा है तो उसे विदाउट ड्यू ट्रायल उसे अरेस्ट कर लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड बाय द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। तो देखिए, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2005 में रिवाइज हुआ था उसने क्या इंपॉर्टेंट चेंज ला दिया था? तो देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस न्यू लॉ सन्स डॉटर्स एंड देयर मदर्स कैन गेट एन इक्वल शेयर ऑफ फैमिली प्रॉपर्टी। तो ये एक ऐसा एक्ट था जो कि रिवाइज हुआ था 2005 में। इसके अंतर्गत बताया गया था, इसने जो चेंज ला दिया था वो क्या ला दिया था कि इस नए कानून के अंतर्गत सन हो चाहे डॉटर हो या मदर हो, इन सभी को इक्वल शेयर मिलेगा फैमिली प्रॉपर्टी में। सन्स को, डॉटर को और उनकी मदर्स को इक्वल शेयर फैमिली प्रॉपर्टी में दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ इज़ न्यू लॉ इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में कोई भी नया जो कानून है वो किस तरह से इंट्रोड्यूस होता है? तो देखिए, अ बिल बिकम्स लॉ आफ्टर इट इज़ पास्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड अप्रूव्ड बाय द प्रेसिडेंट। तो बच्चों देखो, 2 हाउस होते हैं, आप लोगों को भी पता होगा, अपर हाउस एंड लोअर हाउस, राज्यसभा और लोकसभा। तो पहले कोई भी बिल पास होता है और जब उस बिल को दोनों ही हाउस की मंजूरी मिल जाती है तो उसके बाद वो जो बिल है वो पार्लियामेंट के पास अप्रूवल के लिए जाता है। और जब पार्लियामेंट भी उस बिल को अप्रूव कर देता है तो वो जो बिल है वो कानून का रूप ले लेता है। यानी कि कोई भी बिल जब दोनों ही हाउस, जो पार्लियामेंट के दोनों ही हाउस हैं उनसे और प्रेसिडेंट से अप्रूव हो जाता है, प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट के दोनों ही हाउस जब उस बिल को अप्रूव कर लेते हैं उसके बाद वो जो बिल है वो कानून बन जाता है, कानून का रूप ले लेता है। ऑल लेजिस्लेटिव प्रपोजल्स आर ब्रॉट बिफोर पार्लियामेंट इन द फॉर्म्स ऑफ बिल्स। जितने भी लेजिस्लेटिव प्रपोजल्स हैं वो पार्लियामेंट के सामने बिल के रूप में लाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, मेंशन सम ऑफ द कॉमन लॉज दैट गवर्नर्स। हमें कुछ कॉमन लॉ बताने हैं, कुछ कॉमन कानून बताने हैं जो कि हमें गवर्न करते हैं। तो देखिए, आंसर है सम ऑफ द कॉमन लॉज दैट गवर्नर्स आर स्पेसिफिक एज ऑफ मैरिज, यानी मैरिज के लिए स्पेसिफिक एज होनी चाहिए। नंबर 2, द एज एट विच अ पर्सन कैन वोट, जिसके अंतर्गत एक ऐसी एज जिसके अंतर्गत कोई भी पर्सन वोट कर सकता है। नंबर 3 है, द लॉज डीलिंग विद बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कोई भी प्रॉपर्टी जब बाय करनी होती है या सेल करनी होती है तो कौन से कानून से डील करना है। तो ये तीनों ही जो कानून हैं वो ऐसे कॉमन लॉ हैं, ऐसे कॉमन कानून हैं जिसके बारे में लगभग हम सभी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, डिस्क्राइब द रूल ऑफ लॉ। हमें रूल ऑफ लॉ बताना है कि रूल ऑफ लॉ क्या होता है। रूल ऑफ लॉ मीन्स दैट ऑल लॉज अप्लाई इक्वली टू ऑल सिटीजन्स ऑफ द कंट्री एंड नो वन कैन बी अबव द लॉ। तो रूल ऑफ लॉ का मतलब है कि जो कानून है वो सभी सिटीजन्स पर इक्वली अप्लाई है। रूल ऑफ लॉ का मतलब है कि एक देश के सभी नागरिकों पर जो कानून है वो समान रूप से अप्लाई है। एंड नो वन कैन बी अबव द लॉ, और कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 9 है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट पर शॉर्ट नोट लिखना है हमें। रॉलेट एक्ट अलाउड द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इम्प्रिजन पीपल विदाउट ड्यू ट्रायल। तो ये एक ऐसा एक्ट था रॉलेट एक्ट जिसने ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये अलाउ कर दिया था कि वो किसी भी व्यक्ति को बिना किसी ड्यू ट्रायल के वो उन्हें जेल में बंद कर सकते हैं। डिस्पाइट द लार्ज नंबर ऑफ प्रोटेस्ट द रॉलेट एक्ट केम इनटू इफेक्ट ऑन 10 मार्च 1919। तो देखिए जब ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये अलाउ कर दिया गया कि वो किसी भी व्यक्ति को बिना किसी ट्रायल के ही जेल में बंद कर सकते हैं, तो इस जो एक्ट था उसका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ, लेकिन विरोध होने के बावजूद भी ये जो एक्ट था रॉलेट एक्ट वो इफेक्ट में 10 मार्च 1919 को ये इफेक्ट में आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 है हाउ वॉज द सिस्टम ऑफ लॉ ड्यूरिंग एंशियंट टाइम्स इन इंडिया। एंशियंट टाइम्स में कानून का रूप किस तरह से था, क्या सिस्टम था कानून का। इन एंशियंट इंडिया देयर वर इननंबरेबल लोकल लॉज, यानी एंशियंट इंडिया में बहुत सारे कानून थे, अलग अलग कानून थे। डिफरेंट कम्युनिटीज़ इंजॉयड डिफरेंट डिग्रीज ऑफ ऑटोनॉमी, यानी अलग अलग कम्युनिटी अलग अलग तरह के जो कानून हैं उन्हें इंजॉय करती थी। इन एडमिनिस्ट्रिंग दीज लॉज अमंग देयर ऑन। In some cases, the punishment that two persons received for the same crime varied depending on their caste backgrounds, with lower caste being more harshly penalized. तो देखो बच्चों, एंशियंट टाइम में जो पनिशमेंट होती थी वो सेम नहीं होती थी। अलग अलग लोगों को पनिशमेंट उनके कास्ट, उनके बैकग्राउंड, उनके बैकग्राउंड, उनके कास्ट या उनके रिलीजन को देखकर दी जाती थी। और ज़्यादातर ये होता था कि जो लोअर कास्ट होती थी उनकी जो पनिशमेंट होती थी वो ज़्यादा हार्श होती थी। क्वेश्चन नंबर 11 है मेंशन द ईयर ऑफ जलियांवाला बाग मासेकर। हमें जलियांवाला बाग हत्याकांड का जो साल है वो बताना है, कौन से साल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। हु गेव द ऑर्डर टू शूट द प्रोटेस्टर्स, और प्रोटेस्टर्स को शूट करने का ऑर्डर किसके द्वारा दिया गया था। तो देखिए द जलियांवाला बाग मासेकर ऑल्सो नोन एज द अमृतसर मासेकर। जलियांवाला हत्याकांड को अमृतसर हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। टुक प्लेस ऑन 13 अप्रैल 1919, जो कि 13 अप्रैल 1919 को ये जलियांवाला बाग मासेकर ये हुआ था। जनरल डायर गेव द ऑर्डर टू शूट द प्रोटेस्टर्स, और जिन्होंने पब्लिक को शूट करने का ऑर्डर दिया था, जो प्रोटेस्टर्स हैं उन्हें शूट करने का ऑर्डर दिया था, उनका नाम था जनरल डायर। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसे अमृतसर मासेकर भी, अमृतसर हत्याकांड भी कहा जाता है, ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और जो जनरल डायर हैं उन्होंने ही प्रोटेस्टर्स को शूट करने का ऑर्डर दिया था। सो ऑल दीज फ्रेंड्स हियर वी हैव डन द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर। हमने क्वेश्चन आंसर्स कर लिए हैं बच्चों, आप सभी को ये क्वेश्चन आंसर्स ध्यान से देखना है, और कहीं पर कोई भी डाउट होता है देन यू कैन आस्क मी आफ्टर दिस वीडियो। सो टिल देन ऑल इज फ्रेंड्स कीप लर्निंग, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर ऑल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।